हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन और बेवेल योजना के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो जो बेवेल योजना थी यह भी हमारे भारत में आती फेल हो जाती है। तो बेवेल योजना या वेबेल प्लान ये किसने तैयार किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड बेवेल ने इस वेबेल प्लान को तैयार किया था, लेकिन बेवेल प्लान भी फेल हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद हमारे भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में लाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे भारत में 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। फिर उसके बाद में एक तरफ क्या था? तो एक तरफ हम लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। फिर इसके बाद में एक दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हमने जो कैबिनेट यहाँ पर इंडिया में जो क्रिप्स मिशन भेजा था वह भी फेल हो गया। इसके बाद फिर जो बेबेल प्लान था वह भी फेल हो गई। फिर इसके बाद में अंत में ब्रिटेन सरकार ने क्या करा? फिर कैबिनेट मिशन हमारे भारत में भेजा जाता है। तो ये कब भेजा जाता है? तो आपको याद रखना होगा 1946 में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन हमारे भारत कब आया था? तो आपको ध्यान रखना होगा 1946 में। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन हमारे भारत में आएगा, इसमें 3 सदस्य इसमें होंगे और इस कैबिनेट मिशन में भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, तो इनका भी यही उद्देश्य रहेगा कि जो भारत में राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है इसको शांत करना। ठीक है, इसके बाद में भारत में जो हिंसाएं हो रही थी उन हिंसाओं को रोकना। इसके बाद में जगह जगह जो अंग्रेजों के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहे थे उनको रोकने का प्रयास इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन फिर ये कैबिनेट मिशन भी हमारे भारत में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। हालांकि इसने जो संविधान सभा के बारे में प्रावधान किया था तो वह संविधान सभा हमारे भारत में गठित की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ स्तर पर जैसे मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। तो क्यों बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, इसमें जो कैबिनेट मिशन था, तो इस कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में भेजा जाता है और यह कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है तो इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें देखिए, पहला आता है AB अलेक्जेंडर। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल किए गए थे तो इसमें कौन कौन थे? तो पहले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है AB अलेक्जेंडर, दूसरे का नाम आपको याद रखना है सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम आपको ध्यान रखना है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया था इस मिशन का AB अलेक्जेंडर को। और ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कैबिनेट मिशन था इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखना होगा और इस मिशन का जो अध्यक्ष बनाया था ये इसको AB अलेक्जेंडर को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में ये कैबिनेट मिशन हमारे भारत क्यों आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी या जो राजनीतिक गतिरोध था, तो इस राजनीतिक गतिरोध की समस्या या राजनीतिक गतिरोध को कम करने का प्रयास इस कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाएगा। मतलब भारत में जो राजनीतिक समस्या है इसका समाधान करना है या जो राजनीतिक गतिरोध है इसे दूर करना है। अब राजनीतिक समस्या क्या थी? तो हमारे भारत में हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे या संविधान निर्माण की मांग कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो भारत में आज़ादी की मांग कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे भारत में रहकर ही पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ये कह रहे थे कि हमको अलग हमारा पाकिस्तान चाहिए। ये ऐसी तमाम समस्याएं भारत में विद्यमान थी। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो इसके लिए कैबिनेट मिशन हमारे भारत में भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि जो राजनीतिक समस्या थी उसका समाधान करना इस कैबिनेट मिशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें इसके प्रावधान क्या थे? मतलब जो कैबिनेट मिशन हमारे भारत भेजा गया है तो इस मिशन में कुछ प्रावधान किए गए थे। तो कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? तो इसमें देखिए, पहला प्रावधान, तो पहला प्रावधान इसमें यह था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान हुआ जो पहले से प्रावधान चले आ रहे हैं। तो इसमें भी यह प्रावधान किया जाता है कैबिनेट मिशन में
कि जो ब्रिटिश भारत है, तो ब्रिटिश भारत का मतलब क्या होगा फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रिटिश भारत शब्द होता है इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेज सरकार का शासन था, जहाँ जहाँ पर अंग्रेज हुकूमत का शासन था, वहाँ पर हम ब्रिटिश भारत कहते थे या उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहते थे। और जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में राजा महाराजाओं का शासन था उसे कहते थे देसी रियासत। आ रहा समझ में? तो जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में राजा का, महाराजा का शासन हुआ करता था तो उसे देसी रियासत कहते थे। तो इस कैबिनेट मिशन में यह प्रावधान किया गया कि इन दोनों को मिलाकर, किस किस को मिलाकर, ये जो ब्रिटिश भारत है और देसी रियासत है, इनको मिलाकर एक संघ का निर्माण होगा जिसे कहा जाएगा भारतीय संघ। आ रहा समझ में? इस भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। तो भारतीय संघ का गठन कैसे होगा, तो इसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं और जो राजा महाराजाओं की रियासतें हैं, इनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय संघ। ये इसमें पहला प्रावधान किया जाता है। फिर इसके बाद में इसका दूसरा प्रावधान क्या था, तो दूसरा प्रावधान यह था कि संघ की अपनी कार्यपालिका होगी। तो ये जो भारतीय संघ होगा इसकी खुद की कार्यपालिका होगी। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होगा, कार्यपालिका का मतलब हो जाता है कि ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को खुद लागू करेगी। अब तो यहाँ पर इसमें प्रावधान किया जाता है कि संघ की एक अपनी कार्यपालिका होगी और एक विधायिका होगी। तो विधायिका का मतलब क्या हो जाएगा, तो विधायिका का मतलब होता कानून बनाने वाली संस्था। आ रहा समझ में? विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, विधानमंडल भी कहते हैं, और हमारे भारत में आज वर्तमान में इसको हम संसद कहते हैं। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये जो विधायिका होती है, तो ये विधायिका क्या करेगी, ये कानून बनाएगी और उस कानून को लागू करने का काम कौन करेगी, तो उस कानून को, उस विधि को लागू करने का काम ये हमारी कार्यपालिका करेगी। आ रहा समझ में? तो विधायिका में आज हम देखते हैं हमारे भारत में, तो विधायिका में हमारे भारत में संसद और राज्यों के विधानमंडल को इसमें शामिल किया जाता है। तो केंद्र के स्तर पर संसद होती है, तो केंद्र के स्तर पर संसद कानून या विधि का निर्माण करती है और उसे लागू करने का काम कौन करेगी, कार्यपालिका करती है। अब इस कार्यपालिका में कौन कौन होता है, तो इस कार्यपालिका में हम देखेंगे कि हमारी स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। तो स्थायी कार्यपालिका में हमारे अधिकारी वर्ग को शामिल किया जाता है और अस्थायी कार्यपालिका में हमारे महामहिम मतलब राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर हमारे राज्यपाल को शामिल किया जाता है। फिर इसी में हम देखते हैं तो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति, राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होते हैं। फिर इसके बाद में वास्तविक कार्यपालिका में, तो वास्तविक कार्यपालिका में हमारी मंत्रिपरिषद, तो केंद्र में प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका में होती है वास्तविक कार्यपालिका। राज्यों के स्तर पर, तो राज्यों के स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका में आज वर्तमान में हम देखें तो मुख्यमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। तो ये सभी कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं ये क्या करते हैं, ये विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट या उसको लागू करने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर तो इस कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया कि संघ की अपनी कार्यपालिका होगी तथा विधायिका होगी और इसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। ये जो संघ होगा तो इस संघ में किसको किसको शामिल किया जाएगा, तो बोला कि जो ब्रिटिश भारत है। अब ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर अंग्रेज सरकार का शासन था, जिन राज्यों पर वह अंग्रेज सरकार का शासन था तो उसे कहा जाता था ब्रिटिश भारत, या जिन जिन राज्यों में, जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटेन सरकार का अधिकार होता था तो उसे कहते थे ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया जाएगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधि मतलब राजा महाराजाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो जो भी राजा महाराजा हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा कि आपकी क्या समस्या है, उनको भी संघ में शामिल किया जाएगा। और अगर मान लो राजा नहीं आ पाया है तो राजा अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देगा। तो ऐसे इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं इनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला प्रावधान क्या था इसमें देखिए, तो अगला प्रावधान है इसमें कि विदेश, रक्षा और संचार विभाग ये संघ के अधीन होंगे। तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो विदेशी मामले हैं यह विदेश विभाग है और जो रक्षा विभाग है
और जो संचार विभाग है, ये 3 विभाग किसके पास होंगे? तो 3 विभाग संघ के अधीन होंगे, मतलब केंद्र के पास होंगे। ये विभाग राज्यों को नहीं दिए जाएंगे। आ रहा समझ में? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब विदेशी मामले किस राज्य को नहीं दिए जा सकते? विदेशी मामला या विदेश विभाग का काम किसका है? केंद्र सरकार का होता है। आज भी हम देखते हैं कि विदेश विभाग किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। क्या किसी राज्य सरकार के पास विदेश विभाग है क्या? नहीं, क्योंकि विश्व के स्तर पर दूसरे देशों से डील करने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की परमिशन के किसी भी दूसरे देश से समझौता नहीं कर सकती, ऋण नहीं ले सकती। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो इस कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया कि जो विदेश विभाग है, रक्षा विभाग है, संचार विभाग है, ये संघ के अधीन होंगे, मतलब केंद्र सरकार के पास रहेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, इसमें देखिए कि जो संघ के विषय होते हैं, तो संघीय विषयों को, अब संघीय विषयों का मतलब क्या हो जाएगा कि जो संघ सूची थी, तो संघ सूची के जो विषय हैं, तो इनके अलावा अन्य सभी विषय या सारे विषय और अवशिष्ट शक्तियां ये प्रांतों के पास होगी, मतलब राज्यों के पास होगी। ये इसमें प्रावधान किया जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? तो इसका अर्थ यह होता है कि संघ सूची के जो विषय हैं, ये विषय केंद्र सरकार के पास रहेंगे और केंद्र सरकार उन पर कानून बनाएगी, उन पर विधि निर्माण का कार्य करेगी। इन पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है। तो इन संघ सूची के विषयों को छोड़कर जितने भी अन्य विषय हैं, जैसे समवर्ती सूची के कुछ विषय थे, फिर इसके बाद में राज्य सूची के जो विषय हैं, ये इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य सरकारों को होगा या प्रांतों को होगा। और इसके बाद जो अवशिष्ट शक्ति है, तो ये अवशिष्ट शक्ति भी किसको दे दी जाएगी? तो ये अवशिष्ट शक्ति भी प्रांतों को दे दी जाएगी। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हो जाता है कि जब तीनों सूचियों में कोई विषय वर्णित नहीं होता, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां होती हैं। अब इन तीनों सूचियों में अगर किसी विषय का वर्णन नहीं है, तो फिर उस पर कानून निर्माण कौन करेगा? तो उसमें कानून निर्माण का काम संसद करेगी, मतलब केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। तो ये अवशिष्ट शक्ति पहले किसको दी गई थी? केंद्र को। लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया जाता है? अब इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब यह अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी? ये प्रांतों के पास होगी। ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ? बाद में इस कैबिनेट मिशन का विरोध किया गया था। तो क्यों विरोध किया जाता है, मैं आगे आपको बता रहा हूं। देखिए अगला, देखिए इसमें अगला प्रावधान आ जाता है कि प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने शासन संबंधी अलग समूह बना सकते हैं। तो जितने भी प्रांत थे, जितने भी राज्य थे, उनको यह स्वतंत्रता दी गई कि ये आपस में मिल जाएं और आपस में मिलकर अपने शासन से संबंधित अगर समूह बनाना चाहें तो समूह भी बना सकते हैं। ये परमिशन या ये अधिकार इनको दिया जाता है। किसको? राज्यों को या प्रांतों को। फिर इसके बाद में देखिए इसमें अगला प्रावधान क्या था? तो अगला प्रावधान यह था कि यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर, आ रहा समझ में? इसमें प्रावधान किया जाता है कि कम से कम 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। आ रहा समझ में? संविधान सभा का जो सदस्य होगा, तो वह कितनी आबादी पर एक सदस्य होगा? तो जो 10 लाख की आबादी होगी, तो 10 लाख आबादी पर एक सदस्य होगा संविधान सभा का। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो कैबिनेट मिशन आया था, तो उसने संविधान सभा में एक सदस्य को कितनी आबादी पर गठित करने का प्रावधान किया था? मतलब 10 लाख की आबादी होगी तब संविधान सभा का एक सदस्य बनेगा। ठीक है। तो ये इसमें कहा जाता है। इसके बाद फिर प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 10 लाख की आबादी होगी, वहां पर संविधान सभा का एक सदस्य होगा, और जितने भी प्रांत हैं, तो इन प्रांतों को संविधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा? तो इनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसमें प्रावधान है। अगला प्रावधान क्या था? तो अगला प्रावधान इसमें यह किया जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब होगा कि जो सदस्य होंगे, मतलब जो हमारी केंद्रीय विधानसभा है और इसके बाद में राज्य परिषद होती है, तो ये सदस्य अपने में से ही किसी एक को अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे। मतलब इसमें ये जो सदस्य हैं हमारी केंद्र में,
तो केंद्र में जो विधानसभा थी और इसके बाद में राज्य परिषद थी। तो ये केंद्रीय विधानसभा मतलब जो वर्तमान में लोकसभा है, और उसके बाद फिर जो राज्यसभा वर्तमान में है तो पहले उसको कहा जाता था राज्य परिषद। तो ये अपने में से ही कुछ सदस्यों को चुनेंगे। तो इस प्रणाली को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। आ रहा समझ में? और अगर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी तो क्या होगा, उसमें सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, तो इसमें डायरेक्ट जनता तो नहीं चुनती, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वे चुनते हैं, तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अब आपको मैं सरल भाषा में बताता हूं कि जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत उनका निर्वाचन होता है। ऐसे अपन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऐसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो जब इनका चुनाव होता है तो क्या इसमें आम जनता वोट डालती है? क्या नहीं डालती। राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ विधानसभा के जो विधायक होते हैं वे लोग इसमें वोट डालते हैं। तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसमें आम जनता वोट डालती है क्या? नहीं डालती। इसलिए आम जनता को इसके बारे में पता भी नहीं चलता कि राज्यसभा का चुनाव कब हो गया। ऐसे ही जब हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, इसके बाद में राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं लोकसभा के, ठीक है ना, याद रखना। तो जो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। इसके बाद फिर राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं मतलब विधायक हैं, तो यहाँ पर भी जो विधानसभा में मनोनीत सदस्य होता है एंग्लो इंडियन, वह इसमें भाग नहीं लेता, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि विधानसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये इसमें वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आम जनता वोट नहीं डालती है, इसलिए आम जनता को पता ही नहीं चलता कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हो गया। तो इस प्रकार से ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब फिर से आप समझ लो, याद रखना हमेशा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब क्या हो जाता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब चुनते हैं या वोट देते हैं या मतदान करते हैं तो ऐसी प्रणाली को अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये जो संविधान सभा का निर्माण होगा तो इसमें कैसे इनको चुना जाएगा? तो जो केंद्रीय विधानसभा है और जो राज्य परिषद थी, तो ये सदस्य अपने में से ही कुछ सदस्यों को चुनेंगे। इस प्रणाली को कहा गया है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर अब देखिए जो संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा गठन कैसे किया गया है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया है। तो इसमें कुल कितने सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने गए थे? तो आपको ध्यान रखना होगा कि 389। तो ये जो 389 मेंबर हैं ये संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब ये जो 389 सदस्य हैं, 389 मेंबर हैं, तो ये कौन कौन होंगे? तो देखिए इसमें कहाँ कहाँ से इनको लिया जाएगा। तो इसमें 3 अलग अलग स्थानों से इनको लिया जाएगा 389 मेंबर को। तो पहले देखिए इसमें कि ब्रिटिश प्रांत के कितने मेंबर होंगे, देशी रियासतों के कितने मेंबर होंगे, और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनके कितने मेंबर होंगे। तो देखिए इसमें पहले ब्रिटिश प्रांत को। अब ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर अंग्रेज सरकार का या ब्रिटिश सरकार का शासन था तो उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो ऐसे ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों को लिया जाएगा? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 292 तो 292 या 292 मेंबर को इसमें लिया जाएगा संविधान सभा में। फिर इसके बाद में जो देशी रियासतें थी, अब देशी रियासत का मतलब हो जाता है कि जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, तो इन देशी रियासतों से कितने सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा? तो ऐसे 93 मेंबर को, 93 सदस्यों को संविधान सभा में शामिल किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो चीफ कमिश्नर हैं, तो चीफ कमिश्नर जहां पर यह कमिश्नर का शासन रहता था उस समय, और यह भी किसके अधीन रहकर कार्य करता था? तो यह भी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर कार्य करता था। सरल भाषा में जैसे आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे उस जमाने में ये चीफ कमिश्नर प्रदेश या क्षेत्र हुआ करते थे। तो जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं इसके 4 सदस्य इसमें संविधान सभा में शामिल किए जाएंगे। और इन सभी सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? तो इन सभी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होगा। और इनको कौन चुनेंगे? तो इनको हमारी केंद्रीय विधानसभा के सदस्य और जो राज्य परिषद है उसके सदस्य इनको चुनेंगे,
ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो संविधान सभा गठन हुआ था, तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर होता है? तो हमारे भारत में जो कैबिनेट मिशन आया है, तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया था, और कैबिनेट मिशन के प्रावधान के बाद ही हमारे भारत में 1946 में पहली बार यह संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? तो 389 आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए कि ये जो 389 सदस्य हैं, 389 मेंबर हैं, तो इस 389 मेंबर में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? मतलब कि जो संविधान सभा थी, तो इस संविधान सभा में महिलाएं भी तो थी, तो इसमें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी होगी या महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपको याद रखना होगा, 15 सदस्य महिलाएं होगी इसमें संविधान सभा में। इसके बाद फिर अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो आपको याद रखना होगा 26। कितनी होगी? 26 होगी। तो अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या मतलब जो दलित वर्ग था, तो उस दलित वर्ग के सदस्यों की संख्या 26 होगी। इसके बाद फिर जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, जो जनजाति के सदस्य थे, एसटी के लोग थे, तो ये एसटी के कितने सदस्य होंगे? ये 33 होंगे, 33 होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इनको क्यों लिया गया? इनके लिए आरक्षित क्यों थे ये स्थान? तो इनके लिए इसलिए आरक्षित किए गए थे, 15 महिलाओं के लिए इसलिए आरक्षित किया गया था, और 26 और 33 सदस्य इनके लिए इसलिए आरक्षित किए गए थे ताकि इनकी क्या समस्या है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में यही बता सकते हैं। आ रहा समझ में? जैसे जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे, तो अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट, इसके कितने सदस्य थे? तो 26। अब इनकी क्या समस्या है? तो इनकी समस्या के समाधान के लिए संविधान में प्रावधान करना पड़ेगा ना। आ रहा समझ में? इनकी वास्तव में समस्या क्या है अनुसूचित जातियों की? ये तो अनुसूचित जाति के लोग ही बता सकते हैं। ऐसे ही महिलाओं की समस्या क्या होगी और इनसे संबंधित प्रावधान कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा, ये तो महिलाएं बता सकती है ना। तो इसलिए उनको संविधान सभा में स्थान दिया गया था, इसलिए इनका स्थान यहाँ पर आरक्षित किया गया था। फिर इसके बाद में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 33 सदस्यों को इसमें शामिल इसलिए किया गया था ताकि ये संविधान सभा में बताएं कि जनजातियों की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आ रहा समझ में? क्योंकि जो सवर्ण वर्ग थे, तो सवर्णों को पता नहीं था कि अनुसूचित जनजातियों की समस्या क्या होगी या जो एससी के लोग हैं इनकी क्या समस्या होगी। ये किसी भी जनरल के व्यक्ति को पता है क्या? नहीं है। तो इनकी वास्तव में समस्या क्या है ये तो यही बता सकते हैं, इसलिए इनका यहाँ पर स्थान आरक्षित किया गया था संविधान सभा में। और जब संविधान बनाया गया तो इनसे राय ली गई, इनसे पूछा गया कि भैया अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की समस्याएं क्या क्या है और इनसे संबंधित प्रावधान क्या हो हमारे भारतीय संविधान में, और इनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम कौन कौन से किया जाना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान फिर इनके कहे अनुसार प्रावधान किए गए संविधान में। आ रहा समझ में? इसलिए अपन देखते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये संविधान निर्माण के मुख्य स्तंभ माने जाते थे। आ रहा समझ में? अब जो हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों से संबंधित, जैसे उनको नौकरियों में आरक्षण देना, उनके लिए और कल्याणकारी कार्य करना, ये सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर ही संविधान में शामिल की गई थी, क्योंकि वे खुद अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। तो ऐसे ही जो भी अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, ये महिलाएं थी, तो इनको सबको इसीलिए शामिल किया गया था ताकि ये बताए कि वास्तव में समस्या क्या है और उन समस्या का समाधान क्या होगा और आगे चलकर इसके कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि वास्तव में समस्या क्या है वो तो यही लोग बता सकते हैं ना, दूसरे लोगों को पता थोड़ी ना था, इसलिए इनको संविधान सभा में शामिल किया गया था और इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। अब आगे देखिए, इसमें अगला देखिए इसमें कि हमारे भारत में ये जो कैबिनेट मिशन आया था, तो इसने कहा था कि हमारे भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा गठन की तो इसने बात कर ली, संविधान सभा में 389 मेंबर भी इसमें शामिल कर लिए गए। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक अंतरिम सरकार के गठन का भी प्रावधान इस कैबिनेट मिशन में किया गया था। अंतरिम सरकार का मतलब ये था कि अंतिम नहीं, ठीक है, अंतिम से पहले एक जो होती है उसको कहते हैं अंतरिम, सेकेंड लास्ट जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो इस समय इस कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया जाता है कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन
किया जाएगा और जल्द से जल्द एक तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में एक सरकार का गठन होगा जिसे अंतरिम सरकार कहा जाएगा, क्योंकि अंतिम सरकार नहीं है ये। आ रहा समझ में? तो आज़ादी के बाद में जो गठित हुई थी वो हमारे भारत की सरकार थी, और उससे पहले जो सरकार गठित हुई आज़ादी से पहले, तो इसे कहा जाता है अंतरिम। आ रहा समझ में? तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी जनगणना हुई थी 2011 में, ठीक है, तो पहले क्या होता है, अंतरिम आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अंतरिम, और फिर उसके 1-1.5 साल के बाद में अंतिम आंकड़े, फाइनल डाटा पब्लिश किए जाते हैं। तो अंतरिम आंकड़े का मतलब क्या होता है कि अभी रिजल्ट और बाकी था। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पर जो सरकार गठित की जाती है उसका नाम होता है अंतरिम सरकार। तो इसमें प्रावधान किया जाता है कैबिनेट मिशन में कि जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा तो इसमें भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो दलित हो या फिर इसके दलित पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, इसके अलावा और जितनी भी पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों का समर्थन इसमें देना होगा, सभी जितने भी दल हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक सभी दल समर्थन नहीं करेंगे तब तक ये अंतरिम सरकार सफल नहीं हो सकती। आ रहा समझ में? तो ये इसमें अंतरिम सरकार का गठन का प्रावधान इसमें किया जाता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो अंतरिम सरकार होगी तो इस अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य होंगे? तो इस अंतरिम सरकार का मतलब हो जाएगा कि इसमें कुछ मंत्री होंगे, और ये ऐसे कितने मंत्री होंगे? तो इसमें 14 मंत्री या 14 सदस्यों का प्रावधान इसमें किया जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन ने जब हमारे भारत में अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया था तो उसमें कितने सदस्यों को शामिल करने की बात की थी? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 14 सदस्यों को शामिल करने की बात की जाती है। अब ये जो 14 सदस्य हैं, तो ये 14 सदस्य किस किस दल से या किस किस वर्ग के लोगों को इसमें लिया जाएगा? तो देखिए, इसमें पहला इसमें आ जाता है कांग्रेस। तो इसमें कांग्रेस के कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा? तो ये 14 में से 6 सदस्य होंगे कांग्रेस के। फिर इसके बाद में दूसरा होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य होंगे? तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य होंगे। फिर इसके बाद में पारसी, तो जो पारसी समाज होता है तो इसके कितने सदस्य होंगे? तो बोले कि 1 सदस्य पारसियों का होगा। इसके बाद फिर 1 सदस्य कौन होगा? तो 1 सदस्य इसमें सिख होगा। फिर इसके बाद में 1 सदस्य कौन होगा? तो जो भारतीय ईसाई हैं, तो भारतीय ईसाई का 1 सदस्य इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे जो अलग अलग दलों से आते हैं। आ रहा समझ में? और कहा गया था कैबिनेट मिशन में कि भैया हम जो अंतरिम सरकार बना रहे हैं, इस अंतरिम सरकार में सभी को शामिल होना है और सभी को समर्थन देना होगा, तब जाकर ये अंतरिम सरकार सफल होगी। और अगर आप लोग ये सहयोग नहीं करोगे तो अंतरिम सरकार सफल नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड? तो ऐसे अंतरिम सरकार में हम देखते हैं कि 14 सदस्य शामिल किए गए और अलग अलग दलों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 14 सदस्य थे फ्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, जब ये अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है या जो कैबिनेट मिशन हमारे भारत आया था और कैबिनेट मिशन में जो प्रावधान किए गए थे, तो इसी पर आधारित महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा था। देखिए इसमें महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली ये सर्वश्रेष्ठ योजना थी। तो महात्मा गांधी ने इस कैबिनेट मिशन की तारीफ की थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ध्यान रहे, सभी लोगों ने इस कैबिनेट मिशन की तारीफ नहीं की है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसमें किस किस ने इसका बहिष्कार किया था। इसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन। अब ये जो अंतरिम सरकार है तो इसका गठन किस प्रकार से हुआ था? तो देखिए इसमें पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। इसमें याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन
जो मुस्लिम लीग था तो मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने इसमें भागीदारी नहीं की। आ रहा समझ में? क्योंकि मुस्लिम लीग को तो अलग पाकिस्तान चाहिए था, ये तो शुरू से ही कह रहे थे कि हमको तो अलग हमारा पाकिस्तान चाहिए। और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? तो कैबिनेट मिशन ने सारे प्रावधान किए, लेकिन पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। तो कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, हम भारत का विभाजन नहीं कर सकते। ये जब कैबिनेट मिशन ने मना किया, या कैबिनेट मिशन ने यह प्रावधान नहीं किया था उसमें कि हम अलग पाकिस्तान बना देंगे, तो इसीलिए तो मुस्लिम लीग के लोग नाराज हो रहे थे, इसीलिए तो मुस्लिम लीग के सदस्य इस कैबिनेट मिशन का बहिष्कार कर रहे थे कि हमको इस कैबिनेट मिशन की जितनी भी बातें हैं, इसमें जितने भी प्रावधान हैं, ये हमें स्वीकृत नहीं है। इसीलिए तो मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, तो इसी कारण से फिर क्या हुआ कि जो कैबिनेट मिशन था, जब कैबिनेट मिशन में एक अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मुस्लिम लीग ने फिर इसमें कोई भागीदारी नहीं निभाई, इसमें भाग नहीं लिया, अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया इसने, मुस्लिम लीग ने। फिर इसके बाद क्या हुआ देखो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली, और अन्य सदस्यों में से 3 सदस्य, ठीक है, अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली, और इन सदस्यों में से 3 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि 26 अक्टूबर 1946 को अंत में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाता है, और इसका उद्देश्य था कि परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ना है। आ रहा समझ में? ये मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था। मुस्लिम लीग 1940 से ही यह मांग कर रहा था कि अलग हमको हमारा पाकिस्तान चाहिए, हमको नहीं रहना तुम्हारे कांग्रेस में, नहीं रहना तुम्हारे हिंदुस्तान में। ये लोग अलग ही पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और पाकिस्तान की जो मांग करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि हम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, तो बाद में फिर अपन देखते हैं कि 26 अक्टूबर को, तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया। अब मुस्लिम लीग ने देखा कि यार अपने बहिष्कार करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन्होंने फिर इसमें शामिल होने की बात की कि ठीक है हम भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या था कि हम शामिल तो हो गए हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की मांग बंद नहीं करेंगे। शामिल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान की मांग को छोड़ दिया है, हम पाकिस्तान की मांग जारी रखेंगे, और इसके अंदर अंतरिम सरकार के अंदर रहकर हम पाकिस्तान की मांग करेंगे। आ रहा समझ में? ये इनकी प्लानिंग थी मुस्लिम लीग के सदस्यों की। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो अंतरिम सरकार थी, तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार के जितने भी सदस्य हैं, ये किसके कार्यकारिणी के किसके कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, तो ये वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद होती है उसके सदस्य थे ये। अब यहाँ पर जो कार्यकारिणी शब्द आया है इसका मतलब क्या हो जाता है, तो सीधी सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जो कार्यपालिका होती है। आ रहा समझ में? जो वायसराय होगा तो वायसराय के जो मंत्री हैं, सरल भाषा में, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। तो ठीक ऐसे उस समय जो गवर्नर जनरल थे, अब याद रहे कि थोड़ी देर वायसराय बोल रहे हैं फिर गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, तो वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है गवर्नर जनरल और वायसराय। वायसराय किस संदर्भ में है, तो जब ये ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें तो वायसराय हैं, और जब हमारे भारत में खुद के स्तर पर कार्य करे तो गवर्नर जनरल हैं। आ रहा समझ में? तो एक ही व्यक्ति है वायसराय और गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये वायसराय की उपाधि तो कब से प्राप्त होती है, जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था तब से। ठीक है, तो जो वायसराय होता था और वायसराय के जो मंत्री होते थे, ठीक है, तो वायसराय की कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वही इस अंतरिम सरकार के सदस्य भी होते थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो जो वायसराय के मंत्री हैं यही अंतरिम सरकार के भी सदस्य बने, और इस परिषद में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो इस परिषद में अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था।
और यही लॉर्ड माउंटबेटन आगे चलकर हमारे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और यही माउंटबेटन एक योजना तैयार करेंगे जिसका नाम होगा माउंटबेटन योजना, और इसी माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद में पेश किया जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो प्रावधान किए थे, जो योजना तैयार की थी, हूबहू उसी योजना को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसको ब्रिटेन सरकार पास करेगी, जिसका नाम होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना को तैयार किया था, इसलिए उसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। और माउंटबेटन योजना को ही ब्रिटेन सरकार ने पास किया, जिसको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और जब भारत आज़ाद होता है तो उसी समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अधिराज्य होंगे, ये प्रावधान भी उसमें किया जाता है। तो ये सारे प्रावधान कौन करेंगे? ये लॉर्ड माउंटबेटन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी क्या है ये माउंटबेटन? तो अभी लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय की जो कार्यकारिणी है इस परिषद के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो उस समय वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो माउंटबेटन। उपाध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला प्रावधान हो जाता है कि मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया था। आ रहा समझ में? तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम अपनी तरफ से किसे मनोनीत करना चाहते हैं, तो इसने कहा कि हम हमारी तरफ से जो अनुसूचित जाति के हिंदू नेता हैं जिसका नाम है योगेंद्र नाथ मंडल, कहीं कहीं पर इनका नाम जोगेंद्र नाथ मंडल भी मिलता है, ठीक है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल या योगेंद्र नाथ मंडल एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उन लोगों ने इस योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया था। मतलब कानून मंत्री किसको बनाया जाना चाहिए? तो मुस्लिम लीग ने कहा कि कानून मंत्री या विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया जाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी तरफ से इनको नामित किया था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें कि जब ये कैबिनेट मिशन हमारे भारत आया है, इसमें प्रावधान किया गया है, तो इन्हीं को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखिए क्या कहा है इस कैबिनेट मिशन के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह एक देश की सरकार है, मतलब हमारे भारत में एक देश की सरकार है जिसको दो राष्ट्र चला रहे हैं, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जो हमारे भारत है तो हमारा भारत में एक सरकार है, ठीक है, भारत में सरकार एक है, लेकिन इसको कौन चला रहे हैं? तो इसको दो राष्ट्र चला रहे हैं। दो राष्ट्र कैसे चला रहे हैं? एक तो हमारा भारत और दूसरा ब्रिटेन। ये इन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के बारे में यह कथन किसका है कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए थे जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है इसका, अंतरिम सरकार का। तो देखिए इसमें, तो अंतरिम सरकार में पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्यों, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में हम देखते हैं कि पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। आ रहा समझ में? अंतरिम सरकार में जो 3 सदस्य थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं, इनके स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, तो जब मुस्लिम लीग भी मान जाता है कि भाई चलो ठीक है, कहाँ तक हम बहिष्कार करेंगे, ज़्यादा बहिष्कार करने का भी कोई औचित्य नहीं है, तो फिर क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें फिर भाग नहीं लेता है और मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करता है। और जब पहली बैठक होती है संविधान सभा की तो इसमें देशी रियासतों के राजाओं ने भी इसमें भाग नहीं लिया था, हालांकि फिर बाद में लेने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये डेट आपको याद रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। और किसने इसका बहिष्कार किया था,
तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। हालांकि जो देशी रियासतें थी तो देशी रियासतों के कुछ राजाओं ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जो मुस्लिम लीग था तो मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ब्रिटेन सरकार को समझ में आ गया था कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं ये सुधरने वाले नहीं हैं। ब्रिटेन सरकार का कहना था कि हम तो आपको सुधारना चाहते हैं लेकिन आप लोग सुधरना नहीं चाहते। तो इसलिए फिर ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अगर लगातार ऐसे ही मुस्लिम लीग हमारा बहिष्कार करेगा, विरोध करेगा, तो एक काम करते हैं कि ये जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही है और इस संविधान सभा के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे ये निर्णय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ये संविधान सभा के निर्णय लागू नहीं होंगे, ये इसमें घोषणा कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और याद रखना है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें जो अंतरिम सरकार गठन की बात चल रही है तो स्वतंत्रता से पहले 1946 में 1946 में हमारे भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है या मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले मतलब 1946 में कौन कौन मंत्री बने थे। तारा समझ में, तो जो मंत्रियों का समूह होता है उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, तो देखिए इसमें स्वतंत्रता से पहले गठित अंतरिम सरकार, तो इसमें कौन कौन सदस्य हैं, किस किस को कौन कौन सा विभाग दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो अंतरिम सरकार है इस अंतरिम सरकार में कुल कितने मेंबर होंगे, तो इस अंतरिम सरकार में कुल 14 मेंबर हैं और इन 14 मेंबर को 14 सदस्यों को अलग अलग विभाग दिया गया है। तो देखिए इसमें पहले सदस्य का नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको राष्ट्रमंडल संबंधी विभाग और विदेशी मामले इनको दिए जाते हैं। मतलब जो राष्ट्रमंडल का मामला है तो इनको कौन देखेंगे, तो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। राष्ट्रमंडल से मामला राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी मामला है उससे संबंधित सारे विवादों का निपटारा पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। अब फिर जो विदेशी मामले हैं या विदेश विभाग है तो विदेश विभाग भी किसको दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरे सदस्य का नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको कौन सा विभाग दिया गया था, तो इनको उस समय गृह विभाग दिया गया था और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनको दिया जाता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आज़ादी के बाद में हम देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये गृह विभाग दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी यही विभाग रहेंगे आज़ादी के बाद। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भी एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, सरकार का गठन होगा। और ये सरकार, ये मंत्रिमंडल कब की है, तो ये 1946 मतलब स्वतंत्रता से 1 साल पहले की ही है। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया था तो उसके अनुसार इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर सरदार बलदेव सिंह, इनको कौन सा विभाग दिया गया था, तो इनको रक्षा विभाग दिया गया था। फिर इसके बाद में अगले सदस्य का नाम आता है जॉन मथाई। जॉन मथाई को कौन सा विभाग दिया जाता है, तो इन्हें उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें जॉन मथाई को कौन सा विभाग दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना हो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला नाम आता है जगजीवन राम का। तो जब बाबू जगजीवन राम हैं ये बिहार के रहने वाले थे। बिहार में एक जिला है सासाराम और इन्हीं जगजीवन राम की पुत्री थी मीरा कुमार, जो लोकसभा में अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें जो बाबू जगजीवन राम हैं तो इनको श्रम मंत्रालय या श्रम विभाग इनको दिया गया था। अब जगजीवन राम ऐसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट मंत्री में सबसे ज़्यादा विभाग इन्हीं के पास रहे हैं और ज़्यादा लंबे समय तक यही मंत्री पद पर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन से व्यक्ति या वे कौन से मंत्री थे जिनके पास सर्वाधिक विभाग और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो मंत्रियों के मामले में केंद्र सरकार में देखा जाए
तो केंद्र सरकार के जितने विभाग है तो सबसे ज़्यादा विभाग इन्हीं के पास रहे थे और सबसे ज़्यादा मंत्रियों के मामले में लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, जगजीवन राम का, जो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि CH भाभा। तो CH भाभा को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं, तो इनको कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय या विभाग इन्हें दिया जाता है CH भाभा को। फिर इसके बाद में अगले आ जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग इन्हें दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगले जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो C राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी C राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही बने थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे राजगोपालाचारी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, तब आपको बताना होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या C राजगोपालाचारी। तो इन्हें शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। फिर इसके बाद में अगले जाते हैं I चुंद्रीगर। और जो I चुंद्रीगर हैं तो इन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है, तो इन्हें वाणिज्य विभाग दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आसफ अली। आसफ अली इन्हें रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग इन्हें दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगले आ जाते हैं लियाकत अली। तो लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया जाता है, तो इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। फिर इसके बाद में अगले आ जाते हैं योगेंद्र नाथ मंडल। कहीं कहीं पर इनको जोगेंद्र नाथ मंडल भी लिखा जाता है, ये योगेंद्र की जगह जोगेंद्र लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो योगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था, तो इन्हें विधि मंत्रालय दिया गया था। फिर इसके बाद में अब्दुल रब नस्तर, इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था, तो इन्हें डाक एवं वायु विभाग दिया गया था। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं गजनफर अली खान। तो गजनफर अली खान को कौन सा विभाग दिया जाता है, इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये अंतरिम सरकार के मंत्री थे और इनको अलग अलग मंत्रालय दिए गए थे, ठीक है। या यूं कहें कि जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे, तो इन अंतरिम सरकार के सदस्यों को, मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए गए थे और ये सब अपने अपने विभागों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन और हमारे भारत में जो अंतरिम सरकार थी और अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल था, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक संविधान सभा का गठन हुआ है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा वह रहेगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। संविधान बनाने की प्रक्रिया हमारे भारत में 1946 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 मेंबर है फ्रेंड, याद रखना। और इसमें संविधान बनाने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो चुकी है। तो ये कब तक चलेगी, तो ये 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार कर लिया गया था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कुल समय लगा था संविधान बनने में। और इसके बाद पे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होगी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी और 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो टॉपिक बचा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।